अब है यहाँ पे अम्लों का धातु के साथ अभिक्रिया। देखो ए बच्चा, ये सब पेन चला रहा है सब। देखो देखो इधर इधर, यहाँ क्या लिखा है? अम्लों का धातु के साथ अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब कि जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि लवण बनेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे हम उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, यहाँ पे एक धातु ले लेते हैं जिसका नाम है जिंक। जिंक क्या है? एक धातु। और यहाँ पे एक अम्ल ले लिए जिसका नाम है HCl। अब देखो ये दोनों जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा मालूम है? पहला नंबर पे लवण। तो लवण यहाँ से क्या होगा? ZnCl बनेगा। क्या बनेगा? ZnCl। ये क्या हो गया? लवण। और मालूम है कि इसमें साथ में क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ का देखो ये Zn तो यहाँ क्लोरीन से मिल करके लवण बना लिया, तो ये कहाँ गया? तो यही हमारा बन गया हाइड्रोजन गैस, जो कि बाहर निकलेगा। एरो ऊपर की ओर है तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा उसमें से। अब यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ H2 कितना है? सॉरी हाइड्रोजन कितना है? 2 है, लेकिन इधर क्या है? एक ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको संतुलित करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे HCl जो था, तो इधर तो हाइड्रोजन गैस जब ये बोले तो H2, तो यहाँ तो एक ही है, तो हम संतुलित करेंगे। यानी कि 2 अणु से हाइड्रोक्लोरिक के 2 अणु से हम क्या करेंगे? जिंक का जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? लवण, जिसको बोलते हैं ZnCl2 बनेगा। अब बोलोगे 2 यहाँ क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ 2 अणु है ना। देखो ना यहाँ पे क्लोरीन कितना है, हाइड्रोजन कितना है। तो ये हाइड्रोजन गैस बनने की वजह से, यानी कि हाइड्रोजन गैस तभी बनेगा जब हम ये जो हाइड्रोक्लोरिक है अम्ल है ना, इसका 2 अणु लेंगे तब बनेगा ये वाला गैस। ठीक है, इसी तरीके से और उदाहरण ले सकते हैं। बाकी आगे देखो, अब है क्षारकों का धातु के साथ अभिक्रिया। अब देखो इससे पहले क्या था? अम्ल का अभिक्रिया धातु के साथ। अब है क्षारक का अभिक्रिया किसके साथ? धातु के साथ। अब देखो यहाँ पे एक धातु फिर से हम ले ले। देखो फिर उदाहरण के रूप में देखो बच्चा, फिर हम एक Zn ले लिए। Zn नहीं लेते इस बार, हम कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, चलो Zn ही ले लेते हैं प्लस। अब उसके बाद क्या करेंगे? कोई भस्म लेंगे NaOH। ये क्या है हमारा? भस्म, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं। अब ये जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। तो कौन सा लवण? तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा Na2। यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा, देखो, क्योंकि हमें तो हाइड्रोजन गैस बनाना है लास्ट में। देखो क्या बनेगा? तो यहाँ पे हाइड्रोजन यानी H2 गैस बनेगा। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन है? एक ही है। तो हम क्या करेंगे? 2 अणु लेंगे। किसका? भस्म का 2 अणु लेंगे, तब जा करके बनेगा H2। अब बाकी जो बच गया, क्या क्या बच गया? देखो Zn बच गया, तो यहाँ Zn। उसके बाद देखो जरा, Zn अकेला है तो अकेला ही है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2। और इधर हाइड्रोजन तो उधर चला गया, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ कितना है? ये 2 गो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Na2, यानी कि सोडियम 2 गो है। और Zn कितना है? अकेला, तो यहाँ पे अकेला। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2 ऑक्सीजन। तो ये समीकरण हो गया किसका? जब धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? देखो जब धातु हम ले लिए, क्षारक ले लिए, दोनों का अभिक्रिया, देखो ये धातु है, ये क्या है? क्षारक है।
हमको मालूम है, यहाँ पे पढ़ो ना, देखो लिखा है कि जब धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है, ये मालूम है। तो हम हाइड्रोजन को क्या चीज से लिखते हैं, H2 से लिखते हैं, उसको लास्ट में लिखेंगे। और यहाँ देख रहे कि H2 बना, तो हम तो लिए थे क्या, NaOH भस्म लिए थे, लेकिन यहाँ तो H2 बन रहा है 2, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अणु लेंगे, भस्म के कितने अणु लेंगे, 2। तो अब यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, ये H2 लास्ट में। बाकी जो बन गया उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे सोडियम के साथ। पहले सोडियम को रखना है, फिर जिंक को, फिर ऑक्सीजन को, ठीक है। अब आगे देखो, अब ये सवाल है जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ देखो बच्चा, देखो बताओ कि कोई भी खट्टा पदार्थ होगा तो उसका पहचान क्या होगा, वो क्या होगा, बताओ। अम्ल क्या है, जो स्वाद में खट्टा हो। तो कोई भी पदार्थ जो खट्टा होता है, यानी कि सिंपल समझो तो अम्ल। देखो पीतल, तांबा, ये सब क्या है, धातु है, धातु है ना। अब ये धातु है और हमें मालूम है कि धातु जो है अम्लों से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन देता है, लवण देता है या नहीं देता है। तो अब होगा क्या कि जब भी हम पीतल और तांबे के बर्तन में कोई दही या कोई खट्टा पदार्थ जैसे ही रखेंगे तो ये तो अम्ल है और ये क्या है, धातु। ये क्या कर लेगा, तुरंत क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा, किससे, पीतल तांबे वाला जो भी बर्तन होगा जिसमें हम खट्टे पदार्थ रखेंगे, ठीक है। और जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो विषैला हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा जो भी दही। इसलिए गांव घर में कभी देखोगे गलती से भी, गांव घर में बोले पितरिया बर्तन, अरे बोलते हैं ना पित्तल का, जो पीला टाइप का सोना जैसा थोड़ा सा दिखता रहता है, उसमें कभी देखो किसी को दही जमाते हुए, नहीं देखोगे। या तो वो मटका में, मिट्टी का बर्तन में, या तो एल्युमिनियम जो होता है उसमें, खास करके एल्युमिनियम वाले में भी कितना को देखते करते हैं, क्योंकि उसमें भी नहीं करना चाहिए, वो भी जहर होता है। कभी कभी गौर किए हो कि खट्टा हो जाता है कुछ ज्यादा ही, दही को दूध रखे दही बनाने के लिए और वो क्या हो गया, एकदम ज्यादा खट्टा हो जाता है। इसके इसके पीछे रीजन है कि वो क्या है, धातु। एल्युमिनियम भी क्या है, धातु है। और वो क्या करेगा, कोई भी खट्टे पदार्थ से अभिक्रिया करेगा तो जहरीला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल उपस्थित रहता है, या अम्ल उपस्थित नहीं भी याद हो तो बोलना अम्ल रहता है। क्या बोलोगे, अम्ल रहता है, उपस्थित नहीं भी याद हो तो, है ना, अम्ल उपस्थित रहता है जो पीतल या तांबे से अभिक्रिया करके या कर विषैला हो जाता है, जहरीला हो जाता है, ठीक है, पॉइजन हो जाता है, ठीक है, और खाने योग्य नहीं रहता। यही कारण है कि हम लोग पीतल या तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। उतारो, हो गया आज का, ठीक है, उतारो।